राजस्थान की एक रियासत के एक ठिकाने में किसानों पर लगाया गया एक विचित्र और अजीबोगरीब टैक्स, जिसकी वजह से वहां के किसानों ने 2 वर्ष तक अपनी लड़कियों का विवाह नहीं किया। और जब इस संबंध में किसान वहां के ठिकानेदार के पास में इस शिकायत के लिए गए तो ठिकानेदार ने उनके साथ में बहुत अपमानजनक व्यवहार किया। और न केवल इस प्रकार का टैक्स, बल्कि इसी प्रकार के और भी बहुत सारे अजीबोगरीब और विचित्र टैक्स, जिनकी वजह से किसानों का बहुत अधिक शोषण किया जाता था, उनके साथ में अन्याय किया जाता था। तो इस वीडियो में हम बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में बात करेंगे। मैं रमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित हमारा पार्ट 1। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात है सन 1903 ईस्वी की और जगह है मेवाड़। ये जो पीछे आप इमेज देख रहे हैं, ये मेवाड़ राजघराने का सिटी पैलेस है, जो कि वर्तमान में उदयपुर में है। वही मेवाड़ जहां पर महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा हुए, वही मेवाड़ जहां पर महाराणा सांगा जैसे महान योद्धा हुए। महाराणा प्रताप जिनके साथ में मेवाड़ की आम जनता ने उनके संघर्ष के समय में कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया था, उनका सहयोग दिया था। लेकिन आगे चलकर वर्ष 1818 ईस्वी के अंत तक राजपूताना की लगभग सभी रियासतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, यानी अंग्रेजों के साथ में संधियां कर ली थी, केवल सिरोही राज्य को छोड़कर। सिरोही ने सबसे अंत में 1823 ईस्वी में की थी। तो जब राजस्थान या राजपूताना के शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधियां कर ली, तो इसके बाद से अब धीरे धीरे आगे चलकर अब राजे रजवाड़ों का और जागीरदारों का अपनी आम जनता, अपनी प्रजा से इतना लगाव नहीं रहा, क्योंकि अब उनकी इतनी आवश्यकता नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी, और उनका आर्थिक शोषण किया जाने लगा। इसी का परिणाम हमारे समक्ष ये हुआ कि आगे चलकर किसान आंदोलन हुए और फिर आगे बढ़कर प्रजामंडल आंदोलन भी हुए। तो यही मेवाड़ रियासत, जिसमें बड़े लंबे समय तक चलने वाला एक किसान आंदोलन हुआ, बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि राजस्थान का प्रथम संगठित, सबसे लंबे समय तक चलने वाला अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। प्रथम किसान आंदोलन नहीं था, संगठित प्रथम किसान आंदोलन था। इस समय जब यह किसान आंदोलन शुरू हुआ, यहां के शासक थे महाराणा फतेह सिंह। ये महाराणा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह, जिनका शासनकाल रहा सन 1884 से 1930 ईस्वी तक का। ये एक और जो आप इमेज देख रहे हैं, ये महाराणा फतेह सिंह के उत्सव की ही एक इमेज है। महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल के समय बिजोलिया में ये जबरदस्त किसान आंदोलन हुआ। आखिर क्या है ये बिजोलिया, कहां पर है ये बिजोलिया, कौन थे इसके संस्थापक? चलिए मैप की तरफ। ये है भारत का मैप और ये राजस्थान। इस राजस्थान में ये जो हिस्सा है, ये है मेवाड़ का। मेवाड़ जहां पर ये क्षेत्र आया करते थे, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, ये क्षेत्र मेवाड़ में आया करता था। यहीं पर भीलवाड़ा में एक जगह आती है बिजोलिया। बिजोलिया, बिजोलिया जो कि मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के 16 ठिकानों में से एक ठिकाना हुआ करता था। बिजोलिया, जिसका पुराना नाम हुआ करता था विजयावल्ली। विजयावल्ली, बिजोलिया जिसे विजयावल्ली भी कहा जाता था, वही बिजोलिया जो कि ऊपरमाल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऊपरमाल, दरअसल यहां पर अगर आप जाएंगे तो राजस्थान में चित्तौड़ में एक जगह आती है भैंसरौड़गढ़। भैंसरौड़गढ़, और भीलवाड़ा में यह जगह आती है बिजोलिया। और इन दोनों के बीच का ये जो पठारी क्षेत्र है, यह आसपास के पठार से ऊपर उठा हुआ है, इसीलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है ऊपरमाल का क्षेत्र या ऊपरमाल का पठार। इसी ऊपरमाल ठिकाने के जो संस्थापक थे, वो थे अशोक परमार। अशोक परमार, वो अशोक परमार जो राजस्थान के भरतपुर के जगनेर के रहने वाले थे। यह है राजस्थान का भरतपुर जिला और यहां एक जगह आती है जगनेर। इस जगनेर के रहने वाले थे अशोक परमार।
वही अशोक परमार जिन्होंने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था। खानवा का युद्ध जो कि मार्च 1527 में महाराणा सांगा, मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। खानवा जो कि वर्तमान में यह स्थान आता है भरतपुर में। खानवा कब लड़ा गया युद्ध? मार्च 1527 में। और इस खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने महाराणा सांगा का साथ दिया था और महाराणा सांगा ने प्रसन्न होकर ऊपरमाल का जो क्षेत्र है वो अशोक परमार को दे दिया। और इसी ऊपरमाल के क्षेत्र के अंतर्गत एक ठिकाना आया करता था जिसे बिजोलिया ठिकाना कहा जाता था। बिजोलिया का ये जो ठिकाना है ये मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और टोटल 16 ठिकानों में से एक था। अन्य जो ठिकाने थे वो जैसे आसींद हो गए, आपका सलुंबर हो गया, आमेट हो गया, शाहपुरा हो गया, बनेड़ा हो गया, इसी तरीके से कजली हो गया। तो इस प्रकार के ये 16 ठिकाने थे जिसमें से बिजोलिया ठिकाना आया करता था। इस बिजोलिया ठिकाने में अशोक परमार के बाद के जो शासक बने केशवदास और गोविंददास, इनके समय तक यहां की जनता को, यहां के किसानों को कोई समस्या नहीं थी। थोड़ा सा ध्यान दो, ये मैंने कुछ इमेजेस लगाई हैं। हालांकि ये जो इमेजेस हैं ये बिजोलिया के ठिकानेदारों की प्रतीकात्मक रूप से लगाई गई इमेजेस हैं, लेकिन बाकी और जो महाराणा की मैं आपको इमेजेस बता रहा हूं वो बिल्कुल फैक्ट हैं, बिल्कुल एक्चुअल इमेजेस ली गई हैं। तो ये ऊपर के जो दो शासक हम मान लें बिजोलिया के, एक तो केशवदास, इसी सीरीज में आप ध्यान रखेंगे केशवदास, इनके बाद गोविंददास। इनके समय तक बिजोलिया के किसानों को, बिजोलिया की आम जनता को अपने जागीरदार से, अपने ठिकानेदार से कोई समस्या नहीं हुआ करती थी। इस बात का प्रमाण यह है कि जब केशवदास ने बिजोलिया से मराठों को हटाया था तो यहां के किसानों ने केशवदास का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था और प्रजा केवल तभी साथ देगी जब अपने ठिकानेदार से उनको कोई समस्या ना हो। तो यहां तक कोई समस्या नहीं थी। समस्या कब पैदा हुई? जब 1894 में गोविंददास की मृत्यु हुई। और गोविंददास की मृत्यु के बाद अगला जो शासक बना वो बना कृष्णदास। इस कृष्णदास ने मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आने वाले इस बिजोलिया ठिकाने के किसानों को आर्थिक रूप से शोषित करना शुरू किया, इनका शोषण करना शुरू किया। लगभग 84 प्रकार के टैक्स या लाग बाग, दोनों को अगर हम सम्मिलित कर लें, लाग बाग को भी और टैक्स को भी, तो इतने प्रकार के टैक्स किसानों पर लाद दिए गए। किसानों की यह स्थिति हो गई कि किसान अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो उसमें से मात्र 12-13 रुपए ही किसानों के पास में बचते हैं। बाकी लगभग 87-88% किसान जो है वो इन जागीरदारों को ठिकाने को दे दिया करता है। स्थिति यह थी कि किसान के घर में अगर रोटी भी नहीं है तो भी उसको टैक्स देना ही पड़ेगा, भले उसके घर में अनाज नहीं हो, लेकिन बावजूद इसके ठिकानेदार को उसे टैक्स देना ही पड़ेगा। किस प्रकार के टैक्सेस थे, थोड़ा सा आप ध्यान दें, आपको भी हंसी आएगी। और इस हंसी के पीछे यह भी विचार करना कि उस समय किसानों की क्या स्थिति रही होगी। कुछ टैक्स ऐसे हुआ करते थे कि अगर किसान यहां पर, भले उसके घर में अनाज ना हो, भले उसके घर में कोई संसाधन ना हो, लेकिन उसको जागीरदार का तो विशेष ख्याल रखना ही रखना है। कुछ टैक्स के मैंने यहां पर नाम लिखे हैं, देखिए। जैसे एक तो यह है खरगड़ी, कि अगर जागीरदार को कोई भी सार्वजनिक काम कराना है या अपना गढ़ बनाना है या गढ़ की मरम्मत करानी है, दुर्ग की, तो उसके लिए उस प्रजा से, किसानों से गधे लिए जाते थे और फिर वापस जब उनको गधे लेने तो इसके बदले टैक्स देना पड़ता था। एक है कुंवर जी का घोड़ा लाग, यानी कि जब ठिकानेदार या जागीरदार का बेटा, उसका पुत्र अगर घोड़ा चलाना सीखता था, अगर बड़ा हो जाता था उसके बाद घोड़ा चलाना सीखता था, तो उसके घोड़े की खरीद के लिए प्रत्येक घर से 1-1 रुपया लिया जाता था। उस समय यह राशि बहुत बड़ी हुआ करती थी। अगली है चीला लाग, हालांकि यह अव्यवहारिक नहीं है चीला लाग, लेकिन मैंने कुछ ही लाग यहां पर सम्मिलित की हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे और टैक्स हुआ करते थे जिनके संबंध में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा ताकि एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाए। चीला लाग यानी ठिकाने से कोई भी अगर कोई गाड़ी निकलती थी तो उसका टैक्स ठिकानेदार को देना पड़ता था। इसके अलावा बकरा लाग,
कि ठिकानेदार या जागीरदार अपने खाने के लिए प्रत्येक घर से एक बकरा लिया करता था, और अगर कोई बकरा नहीं देता तो उससे 2 रुपए ले लिए जाते थे। एक बड़ी राशि ली जाती थी। हाथी के फूले, जो ठिकानेदार का हाथी होता था, उसके चरने के लिए टैक्स लिया जाता था। यह लाग बाग में आता था। हल लाग, कि अगर पहली बार आप इस वर्ष में किसान हल चला रहा अपने खेत में तो उसको टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा पावना पावरा, कि ठिकानेदार के यहां पर अगर कोई पावना यानी मेहमान आ गया तो किसानों को टैक्स देना पड़ता था। गर्ज लाग, अगर ठिकानेदार किसी गांव में चला गया तो वहां के ग्रामीण, वहां की आम जनता किसाने उस ठिकानेदार को कुछ उपहार देती थी। उपहार का मतलब पैसा दिया जाता था। और यह है अंगलाग। अंगलाग यानी प्रत्येक घर में 5 वर्ष से ऊपर, 5 वर्ष से बड़े जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों पर टैक्स लिया जाता था। इसके अलावा चलो इन टैक्सेस से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन बहुत सारे टैक्स इस प्रकार के थे, जैसे अगर आप एक किसान हैं, आपने खेती की तो किस प्रकार आपसे टैक्स लिया जाएगा। एक बड़ी ही अव्यवहारिक प्रचलित पद्धति हुआ करती थी, लाटा कूता। लाटा और कूता। लाटा जो होता था वो कटी हुई फसल पर एक अनुमान के आधार पर ले लिया जाता था। मान लीजिए आपने फसल काटी और 100 किलो टोटल हुई तो उसमें से 50% से ऊपर जो है वो ठिकानेदार अपने लिए रिजर्व कर लेता था, और बाकी हिस्सा जो है वो आपका हो जाता था, लेकिन उसको भी दूसरे अन्य तरीकों से ले लिया जाता था, छीन लिया जाता था। इसके अलावा कूता, कि आपकी ये फसल, इतनी फसल खड़ी है तो खड़ी फसल पर ही एक अनुमान के आधार पर आपसे टैक्स ले लिया जाता था। अब कल को अतिवृष्टि हो या अनावृष्टि हो, यानी बहुत ज्यादा बारिश हो या बिल्कुल बारिश ना हो, आपकी फसल सूख जाए, लेकिन जितना टैक्स आपके लिए एक अनुमान के आधार पर, एक रफली आइडिया से तय कर दिया, वो टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसान, भले ही उसके खेत में, किसान के खेत में उसको स्वयं के लिए आवश्यकता है परिश्रम की, कार्य करने की, लेकिन अगर ठिकानेदार को आवश्यकता है, कोई भी कार्य ठिकानेदार को अगर करवाना है तो किसानों से काम भी लिया जाता था, यानी उनसे बैठ बेगार कराई जाती थी। बैठ बेगार, और कोई पैसा नहीं मिलता था। मतलब यह समझ लीजिए कि मुझे आवश्यकता है, कुछ निर्माण करवाना है, मुझे अपने खेत में हल चलवाना है, मुझे कोई भी कार्य कराना है तो मैं आपको बुलाऊंगा और आपसे वो कार्य करा लूंगा, दिन भर आपसे कार्य कराऊंगा और इसके बदले आपको कोई मजदूरी नहीं दी जाएगी। तो ये इस प्रकार की बहुत सारी बातें थी जिनसे किसानों का शोषण होने लगा। और बात आती है वही जिस हेडिंग से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी, बात आती है 1903 ईस्वी की। 1903 ईस्वी में मेवाड़ रियासत के इस बिजोलिया ठिकाने के किसान बहुत अधिक संख्या में एकत्रित होकर कृष्ण सिंह के पास पहुंचे। ये कृष्ण सिंह, इस कृष्ण सिंह के पास गए। क्यों गए? क्योंकि किसान जो हैं वो अपनी लड़कियों की शादी नहीं करवा पा रहे थे, क्योंकि लड़कियों की शादी करवाने के लिए उन पर एक टैक्स थोप दिया गया था, एक कर लगा दिया गया था, और वो था चंवरी कर। चंवरी कर। बात यह थी कि यदि कोई भी अपनी लड़की की शादी करेगा तो उसके लिए ठिकानेदार को प्रति लड़की के विवाह पर 5 रुपए टैक्स के देने पड़ेंगे। 5 रुपए आज तो बड़े छोटे लगते हैं, 5 रुपए में डेयरी मिल्क आ जाती है, लेकिन उस समय 5 रुपए की राशि बहुत बड़ी हुआ करती थी। और वैसे भी जब लड़की का विवाह कर रहा है किसान, तो और भी बहुत सारे रीति रिवाज और परंपराएं होती थी, तो लड़की के पिता का वैसे ही बहुत सारा शोषण हो जाता था, और रही सही कसर इस चंवरी कर से भी होने लगी। इससे तंग आकर किसानों ने क्या किया, जब 1903 में कृष्ण सिंह ने यह चंवरी कर लगाया तो किसानों के द्वारा अपनी लड़कियों का विवाह करना बंद कर दिया गया। और 2 वर्ष तक, 2 साल तक, यानी कि 1903 से और 1905 ईस्वी तक, 1903 में लगाया गया और 1905 ईस्वी तक बिजोलिया में एक भी लड़की का विवाह नहीं हुआ। और जब बहुत सारी लड़कियां विवाह योग्य हो गई तो उनके पिता कृष्ण सिंह से मिलने के लिए गए और उन्होंने कहा कि अगर विवाह नहीं कर सकते तो अपनी लड़कियों को जाकर बाजार में बेच दो, लेकिन चंवरी कर तो तुमको भरना ही पड़ेगा। अब किसान बहुत अधिक नाराज हुए और किसान यहां से बिजोलिया को छोड़कर आसपास के जो ठिकाने थे उन ठिकानों में जाने लग गए। बिजोलिया की एक बार हम और स्थिति देख लेते हैं कि इस बिजोलिया के आसपास में और कौन कौन सी रियासतें या क्षेत्र या ठिकाने हुआ करते थे जहां किसान पलायन कर जाते थे ताकि बिजोलिया के ठिकानेदार को
दबाया जा सके, क्योंकि किसान ही नहीं रहेंगे तो कौन खेती करेगा, ठिकानेदार किससे टैक्स लेगा। तो ये यहां होता था बिजोलिया। अगर इधर हम आए तो यह है पूर्व दिशा, और पूर्व में यह रियासत आती थी कोटा और बूंदी की रियासत। यहां अगर हम देखें दक्षिण में तो यह राज्य आया करता था ग्वालियर। ग्वालियर, ये नजर तो आ रहा है ना आपको, ओके। ये कोटा बूंदी रियासत, वर्तमान में बूंदी एक जिला है और कोटा भी एक जिला है, ये ग्वालियर। और इधर अगर हम देखें तो ये पश्चिम में मेवाड़ आता था और ये उत्तर में भी मेवाड़ आता था, तो ये उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा था ये मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। तो जब कृष्ण सिंह ने इन किसानों का अपमान किया तो ये किसान बिजोलिया से पलायन करके और दूसरे क्षेत्रों में जाने लगे। तो कृष्ण सिंह घबरा गया और वो देखा कि किसान नहीं रहेंगे तो मैं किन से टैक्स लूंगा, और फिर उसने यहां पर इन किसानों को कुछ रियायतें दे दी। अगर आप कुछ किताब पढ़ेंगे तो वहां यह लिखा हुआ है कि चंवरी कर को समाप्त कर दिया गया, लेकिन राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब जो कहती है मैं वही बात करूंगा और ये ऑथेंटिक बुक है। कृष्ण सिंह ने क्या किया, इन किसानों का जो चंवरी कर था उसको कम कर दिया, माफ नहीं किया। हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। इसको थोड़ा मैं क्लियर कर लूं कि जब वो किसान जाने लगे तो कृष्ण सिंह ने चंवरी कर को कम कर दिया और चंवरी कर दिया आधा। चंवरी कर आधा, यानी पहले अगर 5 रुपए देने पड़ते थे तो अब 2.5 रुपए देने पड़ेंगे। इसके अलावा किसानों को मनाने के लिए कुछ और रियायतें इसने दी। कृष्ण सिंह ने क्या किया, जो टैक्स लिया जाता था, जो कर लिया जाता था, उस कर की दरें भी कम कर दी। पहले 50% लिया जाता था, यानी 1/2 हिस्सा लिया जाता था, लेकिन अब उसको कम कर दिया 40%। 40% का मतलब अब उसको 2/5 कर दिया। और इस प्रकार रियायत देकर किसानों को कृष्ण सिंह के द्वारा रोक लिया गया। लेकिन यह शोषण कब से होता आ रहा था? यह हालांकि किसानों की एक प्रकार से यह जीत हुई, किसान यहां जीते। और कैसी जीत? अहिंसात्मक तरीके से, कोई हिंसा नहीं हुई। किसानों ने पलायन के बहाने अपनी बातों को मनवा लिया, बिना किसी हिंसा के यहां पर अपनी जीत दर्ज कर ली। लेकिन 1903 से पहले किसानों के साथ में क्या हो रहा था, हम एक बार उस विषय पर भी थोड़ी सी बात करते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूं थोड़ा सा पीछे की ओर। अभी शुरुआत में मैंने आपके साथ यह बात की थी, क्या बात की थी, कि केशवदास और गोविंददास, ये केशवदास और गोविंददास, इनके समय तक किसानों को कोई समस्या नहीं थी। गोविंददास 1894 में मृत्यु हुई और फिर बना कृष्णदास या कृष्ण सिंह। और कृष्ण सिंह ने बहुत सारे टैक्स और लाग बाग आरोपित कर दी, लगभग 84 प्रकार के। ये मैंने बताया अभी आपको। अब यहां इन सभी बातों से परेशान होकर किसान कोई एक ऐसा अवसर ढूंढ रहे थे कि हम कभी मिलें, कभी इकट्ठे हों और अपने आप को संगठित करें और इस जागीरदार के विरुद्ध आवाज उठाएं। जागीरदार अगर ठिकानेदार हमारी नहीं सुनता तो कम से कम मेवाड़ के शासक महाराणा फतेह सिंह के पास जाकर हम अपनी आवाज उठाएं। और किसानों को ऐसा अवसर मिला सन 1897 ईस्वी में। क्या अवसर था? बात है सन 1897 ईस्वी की, 1897 की, और जगह है गिरधारीपुरा गांव। गिरधारीपुरा गांव बिजोलिया ठिकाने में आता था। यहां पर एक किसान गंगाराम धाकड़, इनका निधन हुआ। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि इनके पिता का निधन हुआ। खैर, गंगाराम धाकड़ का निधन हुआ और इनके मृत्यु के बाद जो एक भोज का आयोजन किया जाता है जिसको मौसर कहा जाता है, तो उसी में जीमने के लिए, मौसर में भाग लेने के लिए यहां के किसान इकट्ठे होकर गिरधारीपुर गांव में गए। अब वहां किसानों के मध्य क्या बात हुई, उस विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो एक बार ये जो सरनेम आया धाकड़, इस विषय पर भी थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए और मैं कुछ डाटा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दरअसल मेवाड़ रियासत में ज्यादातर जो किसान थे, बिजोलिया में ज्यादातर जो किसान थे, वो धाकड़ जाति के हुआ करते थे, पटेल लगाते थे धाकड़ जाति के। 1931 में यहां की कुल जो जनसंख्या थी वो थी 15,000। ठीक है साहब,
15,000 में से 10,000 किसान थे। आबादी कितनी? 15,000। किसान कितने? 10,000। इन 10,000 में से 60% यानी कि 6,000 ये धाकड़ जाति के किसान थे। इसी प्रकार की अगर एक जनसंख्या के डाटा हम देखें तो 1921 में यहां की जो आबादी थी वो थी 12,000। तो लगभग 60% यहां पर जो किसान थे, टोटल किसानों का 60% वो धाकड़ जाति के थे। ठीक है साहब, वापस विषय पर आ जाओ कि ये किसान यहां पर एकत्रित हुए, इन्होंने अपनी पीड़ा बताई, एक दूसरे से बात की और यहां पर यह तय हुआ 1897 में गिरधारीपुर गांव में कि हम अपनी समस्या मेवाड़ के शासक महाराणा फतेह सिंह को बताएंगे। अगर ठिकानेदार हमारी नहीं सुनता है तो क्या हुआ, कम से कम महाराणा तो हमारी सुनेंगे। और यहां पर इन किसानों ने 2 व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। एक थे नानजी पटेल और एक थे ठाकरी पटेल। यही एक गांव आता है बैरीसाल। बैरीसाल के थे नानजी पटेल। ये नहीं है, ये विजय सिंह पथिक हैं जिनकी मैं बाद में बात करूंगा, ये नहीं है। ठीक है। और एक थे गोपाल निवास के, एक गांव आता है गोपाल निवास, वहां के थे ठाकरी पटेल। इनको प्रतिनिधि नियुक्त किया किसानों ने, ये कहा आप जाइए महाराणा से मिलिए। ठिकानेदार नहीं सुन रहे तो क्या हुआ, महाराणा तो हमारी सुनेंगे, महाराणा तो हमारा ख्याल करेंगे। ये दोनों गए, यहां से रवाना हुए और रवाना होकर ये सीधे पहुंचे यहां उदयपुर में। यह है उदयपुर का सिटी पैलेस। और उदयपुर में जब ये गए तो महाराणा से इनकी भेंट नहीं हुई। ये 5 महीने, 6 महीने, 6-7 महीने तक वहां भटकते रहे और फिर जैसे तैसे जाकर 6 महीने बाद, 6-7 महीने बाद महाराणा से इनकी भेंट हुई। महाराणा को इन्होंने अपना दुखड़ा रोया, अपनी बात बताई, किस प्रकार से हमारा शोषण हो रहा है। तो महाराणा ने यहां पर क्या किया, एक व्यक्ति को जांच के लिए भेजा। उस व्यक्ति का नाम था हामिद हुसैन। इसको कहा आप जाइए और देखिए, जांच करिए कि किसान जो पीड़ा बता रहे हैं क्या उसमें कितनी क्या सच्चाई है, क्या वास्तव में इनका इस प्रकार से शोषण हो रहा है जैसा इनके द्वारा बताया जा रहा है। अब हामिद हुसैन वहां पर गए, कहां पर, बिजोलिया। लेकिन कृष्ण सिंह भी बड़ा चतुर था, किस प्रकार से किसे मैनेज करना है ये इसको बड़े अच्छे तरीके से आता था। हामिद हुसैन ने फिर भी अपनी एक रिपोर्ट दी, महाराणा को पेश की और यह बताया कि किसानों की जो मांगे हैं वो वास्तव में जायज हैं और किसानों का वास्तव में वहां पर शोषण किया जा रहा है। और महाराणा ने भी यह कहा गया हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक के अनुसार कि इसमें से जो नाजायज जो टैक्सेस हैं, जो लाग बाग है, उनको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन शायद इतना कठोरतापूर्ण या कठोरतापूर्वक महाराणा के द्वारा नहीं कहा गया, इसीलिए कृष्ण सिंह ने कोई लाग बाग या कोई लगान या बैठ बेगार कुछ भी समाप्त नहीं किया। और महाराणा ने कृष्ण सिंह के विरुद्ध जब कोई कार्यवाही नहीं की तो कृष्ण सिंह के हौसले बढ़ गए और उसने देखा कि महाराणा ने जब मेरा कुछ नहीं किया तो आगे भी अगर मैं इस प्रकार से किसानों का शोषण करता रहूंगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। और कृष्ण सिंह ने उन दोनों व्यक्तियों को, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ये दोनों व्यक्ति जो किसानों के प्रतिनिधि बनकर अपना दुखड़ा रोने के लिए महाराणा फतेह सिंह के पास में गए थे, इनको राज्य से यानी अपने ठिकाने से निर्वासित कर दिया। आप लोग बाहर चले जाइए। और फिर बाद में एक भारी हर्जाना देने के बाद में फिर से इनको ठिकाने में आने की अनुमति मिली। साथ ही साथ देखो कृष्ण सिंह ने क्या किया, बड़ी चतुराई से काम लिया। कृष्ण सिंह ने क्या किया कि इन किसानों की एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया। कृष्ण सिंह को पता था कि किसानों में कुछ लोग ही तो हैं जो नेता बने हुए हैं, इन नेताओं को अपने पास में ले लो, उनको विशेष छूट दो, उनको अपने यहां पर उच्च अधिकारी के पद पर तैनात कर दो। तो उनको अपने यहां पर पटेल, नायब, नंबरदार अलग अलग पदों पर नियुक्त कर दिया गया। इसके अलावा उनको जब यहां अकाल पड़ा, समझना इस स्थिति को, 1899 ईस्वी में राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा जिसको छप्पनिया अकाल कहा जाता है। 1899 ईस्वी, और अगर इसको विक्रम संवत में देखें तो यह आता है 1956 विक्रमी संवत VS। इस समय बड़ा भयंकर अकाल हुआ और यह स्थिति हो गई थी कि लोग खेजड़ी के पेड़ की या किसी भी पेड़ की छाल को छील कर खा रहे थे, उनके पास में भोजन नहीं था।
बड़ी दयनीय स्थिति हो गई थी। उसके बावजूद ठिकानेदार ने किसानों का शोषण करना जारी रखा और बलपूर्वक उनसे लाख बाग बैठ बेगार उनसे टैक्सेस लिए जाते थे। और साथ ही साथ इनके संगठन को तोड़ने के लिए, इनको कमजोर करने के लिए इनके जो प्रमुख नेता थे उनको अपने यहां पर नंबरदार के पद पर रखा। और इसके अलावा उनको इस समय में गेहूं अनाज दिया। किनको? जो इन किसानों के नेता थे, और वो इन किसानों से अलग हो गए। तो इस प्रकार की बड़ी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ रहा था। खैर, यहां पर ये क्या हुआ, ये हमने इतनी बात तो की। और शुरुआती दौर में हमने देखा कि सन 1897 में इन किसानों ने शुरुआत तो की कम से कम, भले इनके पास में एक नेतृत्व नहीं था, ये अकेले संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, अपना दुखड़ा रो रहे थे। लेकिन 1897 में गिरधारीपुर गांव में इकट्ठे हुए, उसके बाद महाराणा से मिले, और उसके बाद से 1915 तक 1915 तक ये जैसे तैसे संघर्ष करते रहे। ये था प्रथम चरण। अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी मैं इसकी और बात करूंगा। अभी तो केवल मैंने ये बताया 1897 में वो किसान मिले महाराणा से, 1903 में फिर वो चंवरी कर लगाया, फिर बाद में समाप्त भी कर दिया गया। अब उसके बाद फिर आगे क्या हुआ, इस घटना पर हमको थोड़ी सी और चर्चा करनी है। देखते हैं आगे अब क्या हुआ। कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद क्या हुआ, ध्यान दो। ये कृष्ण सिंह था, ठीक है। किसानों पर चंवरी कर लगाया, किसान जाने लगे तो चंवरी कर आधा कर दिया, टैक्स भी कम कर दिए 40%, किसानों को रोक लिया, रुक जाओ मेरे यहां पर, और उनको रियायतें दी, रियायतें देकर उनको रोक लिया। लेकिन जब कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई 1906 में, तो कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद अगला जो ठिकानेदार बना वो था पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह इस कृष्ण सिंह का पुत्र नहीं था, गोद लिया हुआ पुत्र था, दत्तक पुत्र था। दरअसल कृष्ण सिंह के जो रिश्तेदार थे भरतपुर के कामा से इस पृथ्वी सिंह को गोद लिया गया था। कहां के थे ये पृथ्वी सिंह? भरतपुर के कामा के। ये वर्तमान राजस्थान का भरतपुर जिला और यहां के कामा, ये थे यहां के पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी सिंह बिजोलिया से बाहर के थे। बिजोलिया के बाहर से अगर ये थे तो सीधी सी और स्वाभाविक सी बात है कि पृथ्वी सिंह को किसानों से सीधे कोई लेना देना नहीं था। ना तो इन किसानों से लगाव था और ना ही पृथ्वी सिंह यहां के थे। तो पृथ्वी सिंह ने आते ही सबसे पहले एक नीति अपनाई, और नीति यह थी कि जितना ज्यादा टैक्स, जितना ज्यादा रेवेन्यू, जितना वसूल किया जा सके उतना ज्यादा करो। और सबसे पहले आते जो पुराने कर्मचारी और अधिकारी थे उनको हटाकर नए कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका एक ही उद्देश्य क्या, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना टैक्स वसूल करके मुझे दिया जाए। अब पृथ्वी सिंह ने यहां पर एक नया टैक्स और लगाया। पहले से यहां की जनता बोझ के तले दबी हुई थी, लेकिन कृष्ण सिंह ने कुछ राहत दे दी थी जब किसान पलायन करने लग गए थे। तो जब पृथ्वी सिंह यहां पर ठिकानेदार बना तो पृथ्वी सिंह ने पुरानी जो लागत, पुराने जो रिलैक्सेशन थे या छूट थी, उन सबको समाप्त कर दिया। जो छूट दी गई थी उनको क्रॉस समाप्त कर दिया गया। वापस जो टैक्स थे वो फिर से जबरदस्ती वसूले जाने लगे। एक और टैक्स थोप दिया गया, वो था तलवार बंदी। तलवार बंदी या तलवार बंधाई भी इसको बोलते हैं। होता क्या था, किसी जागीर में, किसी ठिकाने में जब कोई जागीरदार या ठिकानेदार बनता था तो उसको एक नजराना के तौर पर उस रियासत के शासक को, यानी जैसे मेवाड़ की बात कर रहे हैं तो मेवाड़ के महाराणा को एक टैक्स देना पड़ता था, एक नजराना पेश करना पड़ता था, जिसको तलवार बंदी या तलवार बंधाई कहा जाता था। अन्य रियासतों में भी होते थे, अलग अलग नाम से ये जाने जाते थे, जैसे हुक्मनामा या पेशकशी या नजराना, ऐसे होते थे, अलग अलग नामों से जाने जाते थे। ये देने पड़ते थे ठिकानेदारों को। लेकिन इसने क्या किया, पृथ्वी सिंह ने क्या किया, ये जो टैक्स था ये अब सीधे जनता पर लाद दिया और अब इसकी वसूली भी किसानों से की जाने लगी। तो देखो किस प्रकार से पुरानी रियायतें समाप्त कर दी गई, पुराने कर्मचारी हटा के नए कर्मचारी लगा दिए गए। इन कर्मचारियों का उद्देश्य मात्र यह था कि ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया जाए, लाख बाग ज्यादा से ज्यादा ली जाए, बैठ बेगार ज्यादा से ज्यादा कराई जाए, और तलवार बंदी भी कर इन पर आरोपित कर दिया गया। किसानों की हालत खराब, किसानों की हालत बहुत बुरी होने लग गई। और बात आती है 1913 ईस्वी तक की।
1913 ईस्वी तक आते आते किसान इतने ज्यादा परेशान होने लगे कि यहां पर ठिकाने में एक सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति को ही इन पर तरस आ गया, इन पर दया आ गई, और वो थे साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ये दरअसल वहां की लाइब्रेरी में, बिजोलिया की लाइब्रेरी, वहां के पुस्तकालय में कार्यरत थे, सरकारी कर्मचारी थे, और इन्होंने अब किसानों का नेतृत्व किया। इनके साथ कुछ और व्यक्तियों ने भी किसानों का नेतृत्व किया। यह पहला ही चरण चल रहा है। एक तो थे ब्रह्मदेव और एक फतेहकरण चारण। यह निर्णय लिया गया कि जो टैक्सेस थोपे गए हैं तलवारबंदी नहीं दिया जाएगा। आपके जो सरकारी न्यायालय हैं, जो संस्थाएं, उनका बहिष्कार किया जाएगा, नहीं देते हम टैक्स। तो अब क्या किया गया? किसानों का दमन किया गया, किसानों को पकड़ पकड़ कर गिरफ्तार किया गया, उनको यातनाएं दी गई, इनको नौकरी से निकाल दिया गया, साधु सीताराम दास को, इन दोनों को जेल में ठूंस दिया गया। यानी कि जितना जबरदस्त तरीके से दमन किया जा सकता था किया गया। और इसी के बीच 1914 ईस्वी में पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो गई। अब पृथ्वी सिंह की मृत्यु हुई तो समस्या यहां समाप्त नहीं होने वाली थी। पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद अगला जो ठिकानेदार बना वो पृथ्वी सिंह का ही पुत्र था, केसरी सिंह। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी सिंह को हटाते हैं और आगे आते हैं केसरी सिंह पे। तो पहले मैंने आपको क्या बताया? केशव दास, गोविंद दास, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, अब हैं केसरी सिंह। चित्र ये प्रतीकात्मक लिए हैं, फिर से स्पष्ट कर दूं, लेकिन महाराणाओं के जो चित्र हैं वो वास्तविक हैं। केसरी सिंह जब शासक बने तो पृथ्वी सिंह के ही पुत्र थे। आयु कम थी, छोटे थे, अल्पवयस्क थे। तो सीधे मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लगा कि ये सीधे शायद अभी राज्य की बागडोर नहीं संभाल सकते, इसीलिए महाराणा फतेह सिंह ने यहां बिजोलिया जागीर में दो व्यक्तियों को भेज दिया, एक अमर सिंह राणावत और एक डूंगर सिंह भाटी, कि आप जाइए और वहां की व्यवस्था को देखिए। कौन कौन? एक तो अमर सिंह राणावत, एक डूंगर सिंह। डूंगर सिंह को मुंसरिम बनाया गया, मुंसरमात यानी मुंशी के काम वगैरह वो यहां पर देखते थे। ठीक है, इनको यहां भेजा गया और कोर्ट ऑफ वार्ड्स की स्थापना की गई, यानी वो संस्था जो कि यहां का प्रशासन देखेगी, कोर्ट ऑफ वार्ड। अब यहां इनके समय में, यानी कि केसरी सिंह अल्पवयस्क हैं और यहां का प्रशासन और मुंसरिम व्यवस्था ये व्यक्ति संभाल रहे हैं, तो इनके समय में, यानी केसरी सिंह के समय में, इनके द्वारा अमर सिंह और डूंगर सिंह भाटी के द्वारा बिजोलिया के किसानों को कुछ राहतें दी गई, कुछ रियायतें दी गई। तो इनके द्वारा जो रियायतें दी गई उसके लिए एक आदेश निकाला गया 24 जून सन 1914 ईस्वी को। 24 जून 1914 ईस्वी को, यानी इस समय किसानों का सपना जो है वो साकार होने की स्थिति में है, हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ अभी मैं बात करूंगा। तो किसानों को रियायतें दी गई। 24 जून 1914 को एक आदेश निकाला गया। क्या थे उसमें रियायतें? किस प्रकार की रियायतें दी गई कि आपसे जो एक तो टैक्स लिया जा रहा है, वो अब 1/3 यानी कि 33.1/3% लिया जाएगा। महुआ की टोटल जो आप उपज करोगे, महुआ से शराब बनाई जाती थी, तो टोटल उपज का 1/3 आपको देना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा जो बबूल के पेड़ होते थे, किसानों को स्वयं के निजी उपयोग के लिए स्वयं के खेत के बबूल काटने की भी परमिशन नहीं थी। अब यह छूट दे दी गई कि आप अपने निजी उपयोग के लिए बबूल का पेड़ काट सकते हो। लेकिन यह छूट किनके द्वारा दी गई? कोर्ट ऑफ वार्ड के द्वारा, अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी के द्वारा। लेकिन ठिकानेदार जो है वो इस बात को लेकर गंभीर नहीं थे। ठिकानेदार नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार की रियायतें यहां पर किसानों को मिलें, इसीलिए ये केवल कागजी फैसले थे, ऊपर ऊपर हुए और किसानों के हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो यहां किसान अभी तक शोषित होते जा रहे हैं।
और ये इसी के साथ हमारा पहला चरण भी समाप्त हुआ, जो सन 1897 से और 1915 ईस्वी तक का रहा। कुछ जगह 1916 ईस्वी तक दिया हुआ है, लेकिन मैं जो बात करूंगा वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक के आधार पर करूंगा। तो ये पहला चरण, और इस पहले चरण के कौन कौन से नेतृत्व करता रहे, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण, और बाकी सारी बातों पर मैंने प्रयास किया कि इस पहले चरण को बहुत डिटेल से आपको समझा सकूं। अब आगे क्या हुआ, दूसरे चरण में क्या होगा, कौन व्यक्ति इनका मसीहा बनकर आएगा, कौन व्यक्ति है जो इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर उठा देगा, कौन व्यक्ति है जो दूसरे विश्व युद्ध में आर्थिक शोषण जब इन किसानों का किया जाएगा तो उस आर्थिक शोषण से बचा लेगा। और फिर आगे तीसरे चरण में क्या होगा कि ये जो किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर जाएगा, वापस धीरे 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 कैसे मंद पड़ जाएगा। इस संपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के नेक्स्ट वीडियोस में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।